दिस इज लेक्चर 5 ऑफ मेटलर्जी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे मेटल्स की। लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सट्रैक्शन के बाकी प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए थे और हमें मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया था। लास्ट लेक्चर तक, लेक्चर नंबर 4 तक हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था और आज इस लेक्चर में हम उस एक्सट्रैक्टेड मेटल का प्यूरिफिकेशन करेंगे। वो जो हमें मेटल अभी मिला है एक्सट्रैक्शन से, ओर की मदद से हमने जो मेटल प्राप्त किया है वो अभी इम्प्योर है, वो क्रूड मेटल है। तो उस क्रूड मेटल को प्यूरिफाई किया जाएगा और प्योर मेटल के फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को प्यूरिफिकेशन से। तो देखिए, प्यूरिफिकेशन के कई सारे तरीके हैं और प्यूरिफिकेशन मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हर साल भी पूछे जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ओके, मैं बाकी बताता रहूँगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफिकेशन में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो लिक्वेशन टेक्निक है, तो लिक्वेशन टेक्निक किन किन मेटल्स के लिए यूज होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि लिक्वेशन क्या होता है, लिक्वेशन किस किस के लिए यूज होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके उस पर ज्यादा फोकस करोगे। बात समझे मेरी? बाकी तो मैं बताता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन को। प्यूरिफिकेशन का पहला टेक्निक है लिक्वेशन। ओके, देखो लिक्वेशन में क्या है, मान लो मेटल के अंदर इंप्यूरिटी है। ठीक है, मेटल और इंप्यूरिटी है और मेटल और इंप्यूरिटी का मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, इफ देयर इज लार्ज डिफरेंस, एक सेकेंड ये इसके ऊपर आ गया, इफ देयर इज लार्ज डिफरेंस, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन द बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इंप्यूरिटी। ठीक है, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लो, मतलब मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है और इंप्यूरिटी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे केस में हम लिक्वेशन का यूज करेंगे। क्या होता है लिक्वेशन, देख लेते हैं। इन लिक्वेशन क्रूड मेटल, ठीक है, क्रूड मेटल जो कच्चा मेटल है, जो इम्प्योर मेटल है, उसको हम मेल्ट करेंगे क्योंकि उसके अंदर इंप्यूरिटी भी है। क्रूड मेटल मतलब मेटल प्लस इंप्यूरिटी। तो हमने क्रूड मेटल को क्या कर दिया, मेल्ट करना स्टार्ट किया। तो बोलो पहले कौन मेल्ट होगा, मेटल मेल्ट होगा या इंप्यूरिटी मेल्ट होगा? क्योंकि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बेटा लो है, तो मेटल पहले मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो प्योर मेटल विल मेल्ट फर्स्ट, वो पहले मेल्ट हो जाएगा, एंड इंप्यूरिटी विल नॉट, इंप्यूरिटी मेल्ट नहीं हुई। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम प्योर मेटल को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल तो मेल्ट हो गया, इंप्यूरिटी मेल्ट ही नहीं है, तो मेल्टेड पार्ट को हम अलग कर देंगे, तो वो तो मेटल है ना। बात समझे? यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एग्जांपल्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई लिक्वेशन किन किन के लिए यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन हो गया? टिन हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, बिस्मुथ हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लिक्वेशन किन किन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो प्यूरिफिकेशन और लिक्वेशन लिखना स्टार्ट करो। बहुत सिंपल है, वापस से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो, अगर मेटल और इंप्यूरिटी के मेल्टिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, इफ देयर इज अ लार्ज डिफरेंस द मेल्टिंग पॉइंट द मेटल एंड इंप्यूरिटी, और मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कम है, तो फिर हम इस टेक्निक में क्या करेंगे, क्रूड मेटल जो कच्चा मेटल है हमारे पास, जो इंप्यूरिटी है जिसके अंदर, उसको हम मेल्ट करना स्टार्ट करें। तो मेटल पहले मेल्ट हो जाएगा, और मेटल पहले मेल्ट हो जाएगा तो उसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास प्योर मेटल हमारे हाथ में आ गया। ठीक है, लिक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मतलब लिक्वेशन किन किन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस से आई एम टेलिंग यू, टिन, लेड, जिंक, मरकरी एंड बिस्मुथ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं लिक्वेशन जिन जिन के लिए यूज में लाते हैं। सो आप लिखना स्टार्ट करेंगे लिक्वेशन के अंदर। ठीक है, वापस से एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में तो मेरे को लगता है कि एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं और वही पूछे भी जाएंगे। ऑब्वियसली आपसे लिक्वेशन तो नहीं पूछेगा, हाँ प्रिंसिपल ऑफ लिक्वेशन पूछ सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ लिक्वेशन क्या, मतलब लिक्वेशन में क्या प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी और मेटल के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया।
बाकी बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, समझने वाली चीज थी तो समझा दिया मैंने। तुम लोगों ने जो टेस्ट दिया है उसमें एक बच्चे को छोड़ के बाकी किसी बच्चे ने, मतलब ओवरऑल 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में सिर्फ एक बच्चा है, मतलब एक लड़की ऐसी है जिसने बेटर परफॉर्म किया है, बाकी किसी ने परफॉर्म कुछ नहीं किया सरफेस केमिस्ट्री के टेस्ट में। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या पढ़ाई की। एटलीस्ट 70-80 के ऊपर तो स्कोर रहना ही चाहिए था। देखो इनऑर्गेनिक के मतलब जब सरफेस केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात होती है, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, जैसे जैसे आपको नए क्वेश्चन मिले उनको वैसे वैसे हैंडल करें। कोई ये फिजिक्स और मैथ्स तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही यूज में आएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट की स्टडी करते हैं हम यहाँ पर, कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो इनऑर्गेनिक पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है, कभी ये मत सोचो कि मुझे ये चैप्टर तैयार हो चुका है पूरा, मतलब हमारा काम है पढ़ना। हमने एनसीईआरटी पूरी तैयार की, अगर मान लो कभी पेपर में नया क्वेश्चन आया तो हमारा काम होगा उस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। इतनी बात मेरी याद रखना, इनऑर्गेनिक में स्पेशली याद रखना एक स्टेटमेंट, इनऑर्गेनिक में जितना पढ़ो उतना कम है। और डीमोटिवेट मत होना किसी चीज से कि मेरे मार्क्स कम आए, वो तुम भी जान लोगे मार्क्स कहां पर कम आए, तो वो पॉइंट को निकालो, वो अपनी कमियों को दूर करो। बाकी तुम्हें मार्क्स पता चल जाएंगे आज रात में, ठीक है, रिजल्ट में लगा दूंगा। चलिए, तो आई होप आपने ये इक्वेशन लिख लिया होगा। तो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करो टेस्ट में। सिर्फ एक लड़की ने अच्छा परफॉर्म किया है और वो है शिवांगी, जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है टेस्ट के अंदर, बाकी सबका तो हाल बुरा है। मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूं कि बाकी सब बच्चे भी मोटिवेट हो जाओ कैसे परफॉर्म करना है हमें। सो सेकंड हेडिंग इज डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने इक्वेशन लिख लिया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है मैं वापस से बोल रहा हूं, एक तो एग्जांपल यहां पर इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या है, लास्ट डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इंप्योरिटी, तो ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है लिक्वेशन के अंदर, एग्जांपल्स जरूर याद रखो। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्टिलेशन में। देखो यहां पर क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, किसके किसके, मेटल और इंप्यूरिटी के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होगा, तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो पहली बात हो गई डिस्टिलेशन कब यूज करोगे, व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इंप्यूरिटी। ओके, बात समझ गए, दोबारा बोल रहा हूं, डिस्टिलेशन कब यूज करोगे, व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इंप्यूरिटी, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का क्या है, लो है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जांपल्स क्या है, तो बस इतना ही याद रखना है, बाकी ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद करना डिस्टिलेशन में प्रिंसिपल क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑब्वियसली फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो याद ही रखना होगा ना, समझने वाली चीज जो मैं समझा रहा हूं वो तो समझोगे, बट ऑब्वियसली जो डेटा याद रखना है। अब एग्जांपल्स में क्या समझना, अब जिंक, कैडमियम, मरकरी, लेड और सिल्वर के लिए डिस्टिलेशन यूज करते हैं, बस याद करना है इसको। तो जो चीजें याद करने वाली है वो तो तुमको भी समझ में आनी चाहिए, तुम लोग 12th में आ चुके हो, और क्या चीज समझने वाली है वो चीज भी समझ गए तुम। मैं तो बार बार बोलता हूँ समझने जैसा कुछ होता नहीं है, सब पढ़ने जैसा होता है। पढ़ोगे धीरे धीरे, 5 बार पढ़ लोगे ना एक चीज को, जो चीज नहीं समझ में आती तो वो भी समझ में आने लगेगी तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड वाला डिस्टिलेशन लिख लेना, वापस से 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको डिक्टेट कर दिया है।
चलो, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, डिस्टिलेशन, सेकंड प्यूरिफिकेशन मेथड, सेकंड रिफाइनिंग मेथड। इसमें मैंने वही रिफाइनिंग मेथड्स लिए हैं स्पेशली जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी के बाहर की चीज मैंने कवर नहीं की है इस बार, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बाहर मुझे नहीं लगता पूछा भी जाता है, आजकल पूछा भी नहीं जा रहा है, तो फिर हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, डेफिनेटली पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग होगा एनसीईआरटी से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को याद रख पाना, जितना ज्यादा फैक्ट्स को याद रखेंगे उतना डिफिकल्ट होगा, जितना ज्यादा डेटा याद रखेंगे उतना डिफिकल्ट होगा, है ना। तो हम स्टैंडर्ड बुक जो ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब्ड बुक है एनसीईआरटी, उसी का डेटा याद करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बाहर की किताबें हैं उनका डेटा बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, ठीक है। भले क्वेश्चन एग्जाम में आने लग जाए बाहर से, फिर भी चलो 2 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, सो यहां पर स्मार्टनेस दिखानी होगी तुम्हें, समझे। बाकी बहुत सारे बच्चे ना जाने क्या क्या बुक पढ़ रहे होते हैं इनऑर्गेनिक के लिए, अरे बकवास है। तुम खुद सोचो, तुम क्या याद रख पाओगे उतना कंटेंट? डेफिनेटली याद नहीं रख पाओगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो खराब हो गया। अभी तुम्हें टीचर नहीं बनाया, अभी एग्जाम क्रैक करना है, तो एग्जाम क्रैक करने के प्रोस्पेक्टिव से सोचना स्टार्ट करो। So third method of purification is zone refining. This is quite important method, zone refining, because ये कुछ ज़्यादा important है, इससे related चीज़ें एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछी जाती हैं। So let's start zone refining. देखो, आप zone refining कब यूज़ करते हैं? जब हमको बहुत ज़्यादा प्योरिटी का मेटल रिक्वायर्ड होता है, तब हम zone refining यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप जोन रिफाइनिंग कब यूज करते हो। जो भी मेथड है अभी वो तो देख लेंगे, मेथड बहुत सिंपल है। जब हमको मेटल की प्यूरिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, हाई प्यूरिटी मेटल चाहिए होता है। जैसे आप देखो कि कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन्स मटेरियल यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे इंप्यूरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब मान लो किसी चिप के अंदर, मान लो किसी प्रोसेसर के अंदर, किसी सर्किट के अंदर ज्यादा करंट चला गया, ठीक है, क्योंकि इंप्यूरिटी से कंडक्टिविटी बढ़ती है। ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, जितना ज्यादा सिलिकॉन इंप्योर होगा ना, उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। अब मान लो कि ज्यादा करंट चला गया, तो ज्यादा करंट चला गया तो सर्किट उड़ जाएगी ना, तो कंप्यूटर खराब हो गया, पूरी सीपीयू खराब हो गई। तो फिर वहां पर क्या होगा, हमें मैक्सिमम प्योरिटी चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर तुम जो एग्जांपल्स देख रहे हो, ये मेटलॉइड्स ही तो दिख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल्स याद रखोगे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ठीक है, बोरोन, इंडियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम जोन रिफाइनिंग करेंगे। तो यहां पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये कि जब हमें बहुत हाई प्योरिटी का मेटल रिक्वायर्ड होता है, तब हम जोन रिफाइनिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट, एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, बोरोन, इंडियम, ठीक है, मेटलॉइड्स ही हैं। तो एक शॉर्ट में बोलूं, अगर ट्रिक वाइज बोलूं, तो मेटलॉइड्स हैं जिनके लिए जोन रिफाइनिंग किया जाता है, ठीक है भाई। प्रिंसिपल क्या है इसका, जोन रिफाइनिंग का? देखो, प्रिंसिपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं एक बार प्रिंसिपल और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। इंप्यूरिटी इज मोर सॉल्यूबल इन मॉल्टन मेटल, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो मॉल्टन मेटल होता है उसमें इंप्यूरिटी ज्यादा सॉल्यूबल होती है, एंड ड्यूरिंग कूलिंग मेटल क्रिस्टलाइजेस ऑन सरफेस। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं समझा रहा हूं, क्रूड मेटल है ये क्रूड मेटल है, ये क्रूड मेटल का हमने टुकड़ा लिया है, ठीक है, और यहां पर एक हीटर लगा दिया। अब हीटर को क्या कर रहे हैं ना, इस तरफ मूव करा रहे हैं। सुनना ध्यान से, क्रूड मेटल है, इसके अंदर इंप्यूरिटी है, मान लो ये रही इंप्यूरिटी, इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पॉइंट को समझना। तुम जोन रिफाइनिंग में होता क्या है वो समझाने की कोशिश करो। मान लो क्रूड मेटल के अंदर इंप्यूरिटीज हैं, ठीक है, इंप्यूरिटीज एम्बेडेड है यहां पर इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हीटर मूव कराना स्टार्ट किया। तुमने एक चीज पढ़ ली, इंप्यूरिटी इज मोर सोल्यूबल इन मॉल्टन मेटल, ठीक है। इसका ये प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? इंप्यूरिटी इज मोर सोल्यूबल इन मॉल्टन मेटल। तो अब देखो, हीटर जब इधर से इधर लेके जाएंगे ना, इधर मतलब इधर से इधर जब हीटर लेके जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इंप्यूरिटी इधर भागना स्टार्ट कर देगी,
क्योंकि मॉल्टन मेटल में इंप्योरिटी ज्यादा सॉल्युबल होगी, तो इंप्योरिटी इधर भागना स्टार्ट कर देगी। आफ्टर सम टाइम फिर क्या हम करेंगे, बार बार हीटर को इधर इधर ले जाएंगे, ठीक है, फिर से इधर लाके फिर इधर ले जाएंगे, फिर इधर लाके फिर इधर ले जाएंगे, तो एक ही डायरेक्शन में हीटर को मूव कराएंगे। तो इससे क्या होगा, इंप्योरिटी एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मॉल्टन मेटल में इंप्योरिटी ज्यादा सॉल्युबल है, तो इंप्योरिटी के पार्टिकल्स इधर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये होगा कि एक साइड कुछ भी नहीं होगा, एक साइड तो मेटल हो जाएगा, ठीक है, और एक छोटा सा हिस्सा जो होगा वहां पर खाली खाली कौन पहुंच जाएगा, इम्प्योरिटी, ठीक है। यहां पर इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, बहुत सारे इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स, बहुत सारे यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा ना, यहां से काट के निकाल देंगे, तो ये वाला तो प्योर मेटल हो गया और ये इम्प्योर मेटल है, तो इम्प्योर मेटल को हटा दिया हमने, काट के निकाल दिया। बात समझे? तो यहां पर क्या है, ड्यूरिंग कूलिंग, कूलिंग में मेटल क्रिस्टलाइज हो गया ना, ये मेटल क्रिस्टलाइज हो गया, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो लिखो जोन रिफाइनिंग, ठीक है, स्टार्ट करो। क्या बोला गया है, जब स्कूल खुल जाएगा तब आपकी वीडियोस नहीं मिलेंगी। क्या करूंगी, वीडियोस नहीं मिलता है। तुम अपने स्कूल में तो पढ़ती होगी ना किसी, तो अपने स्कूल में पढ़ती होगी तो वहां से कंसर्न करो। जो मेरे स्टूडेंट है मैं उनके लिए, मैं कर तो उन्हीं के लिए रहा हूं। हाँ, ये बात सही है कि अगर मैं कर रहा हूं तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है। मैं कर रहा हूं यूट्यूब पर, तो मैं फिर इसको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा हूं, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये कर सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए ही रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूं। बाकी ये सर्विस ऐसे फ्री नहीं है। तो आप जिस स्कूल के हैं स्टूडेंट, तो आपको वहां पर कंसर्न करना पड़ेगा, वहां पे अपने टीचर्स, आपके टीचर्स तो पढ़ाएंगे ही ना, आपने वहां पर फीस पे की हुई है, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर फीस पे करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं उन्हीं के लिए ये काम कर रहा हूँ। हाँ, जब समाज के कल्याण की बात आएगी, जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज मुझे करनी होगी, तब फिर मैं सबके लिए कर दूंगा, और वो भी चीज मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टाइम आएगा तब करूंगा, ठीक है बेटा। तो स्कूल खुल जाएगा तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करना, क्योंकि आप मेरे यहाँ तो आए नहीं थे, मैं बुरा मत मानना मेरी बात का, मेरे यहाँ तो आए नहीं थे, आप मेरे यहाँ नहीं आए, तो फिर आप जिस स्कूल से जुड़े हो आप उसी से कांटेक्ट करो। वहां पे भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, उनसे पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जोन रिफाइनिंग लिखो। 3 पॉइंट मैंने इसमें बताया है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो हाई प्योरिटी मेटल चाहिए होता है, एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है मेटलॉइड्स के। तीसरा है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इंप्योरिटी इज मोर सोल्यूबल इन मॉल्टन मेटल, इंप्योरिटी मॉल्टन मेटल में ज्यादा सोल्यूबल होती है। इतना पॉइंट लिखना है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर क्या है वो तो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोसीजर वाइज याद नहीं रखना है यार, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोले ना वही याद रखना। प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं, चलो समझने के लिए काफी है, समझ गए ना तो मजा आ गया तुम्हें, कैसे होता है, बस काम खत्म। याद क्या रखना है, 2-3 पॉइंट वो याद रख लो, ओके। ये तुम किस स्कूल में पढ़ती हो जागृति, ये मुझे बताना, मतलब तुम्हारा नाम तो मुझे नहीं पता, बट जागृति शुक्ला के नाम से प्रोफाइल है तुम्हारा, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ स्कूल कौन सा है तुम्हारा।
ठीक है, बना लो अच्छे से। ये प्रोसीजर था, प्रोसीजर पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, मेरी कोचिंग में पढ़ना है तो मुझे कांटेक्ट, बिल्कुल मुझे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा तभी। अगर मेरे कोचिंग में आपको पढ़ना है तो आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, सावित्री विद्या विहार, चलो कोई बात नहीं। अभी जब तक चल रहा है ना तब तक सब बढ़िया से पढ़ो, मजे से पढ़ो, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, जो होगा देखा जाएगा। मजे से रहो, बस पढ़ाई करो, तुम्हें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। आगे का क्यों सोचते हो? भविष्य को भविष्य में ही रहने दो, आज में मत लेके आओ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी का प्लान फिट होता है, किसी का प्लान चलता है क्या? नहीं चलता। क्या क्या चीजें हमने सोची, कुछ हुई नहीं हुई, सारी खराब हो गई। देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को। तो फोर्थ प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट रिफाइनिंग मेथड, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे हम। देखो यहां पर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस मेथड में हम इम्प्योर मेटल लेते हैं, उसको एनोड जैसे काम कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये तो मैं बता चुका हूं, दो रॉड होती है, एक कैथोड और एक एनोड, और एक सॉल्यूशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है। ये आपको जनरल सी बात पता है। वापस से, इलेक्ट्रोलिसिस में दो रॉड होती हैं, एक कैथोड एक एनोड, और एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के अंदर दोनों रॉड डाली जाती हैं और बिजली से कनेक्ट कर दिया जाता है। मैं थोड़ा सा एपरेटस बता देता हूं उसका। यहाँ पर एक रॉड होगी ये, एक रॉड होगी ये, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा, किससे? थ्रू बैटरी। और यहां पर एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ओके ओके, वेरी गुड। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्प्योर मेटल को एनोड जैसे एक्ट कराते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और a strip of same metal in pure form is used as cathode। तो दो रॉड हो गई, एक तो कैथोड हो गया। कैथोड क्या है? एक पतली सी प्योर मेटल की स्ट्रिप लेंगे, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल भी देखेंगे कॉपर का नीचे, ठीक है। तो एनोड कौन है? इम्प्योर मेटल है जिसको हमें प्यूरिफाई करना है, वो तो एनोड हो गया। और कैथोड क्या लेंगे हम? बाहर से उसी मेटल का प्यूरिफाइड वर्जन ले आएंगे। जैसे मान लो हमने कॉपर का एक ओर लिया, ठीक है, और वहां से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे हाथ में अभी जो कॉपर आया वो क्रूड कॉपर है, मतलब इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। उसकी पूरी एक रॉड है, वो रॉड को हम क्या बोलेंगे? एनोड, ठीक है। और अब हमें उसे प्यूरिफाई करना है ना। जो क्रूड कॉपर हमारे हाथ में आया है उसको हमें प्यूरिफाई करना है। तो हमने क्या किया? एक पतली सी रॉड और मार्केट से खरीद लाए, कॉपर की एक पतली सी रॉड खरीद लाए, और उसको हमने क्या बना दिया? कैथोड बना दिया। बात समझे? तो इम्प्योर मेटल तो एनोड जैसे काम करेगा और प्योर मेटल कैथोड जैसे काम करेगा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, कैथोड एंड एनोड आर पुट इन द सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर कैथोड और एनोड डिप किए गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर एक खास बात है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, इट विल कंटेन soluble salt of the same metal। this is very important। it will contain, इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? soluble salt होगा, उसी मेटल का सॉल्ट होगा, उसी मेटल का सॉल्ट होगा। मान लो जैसे कॉपर को तुम प्यूरिफाई करना चाहते हो, तो कॉपर का सॉल्ट क्या होगा? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, उसके बाद आप लिखो। जैसे यहां पर देखो, यहां पर एक इम्प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। और एक हमने पतली सी स्ट्रिप ले ली, ये प्योर कॉपर है, ये हमारे पास ये वाला प्योर कॉपर है और ये इम्प्योर कॉपर है, ठीक है।
अब इम्प्योर कॉपर क्या है? इम्प्योर कॉपर एनोड जैसे काम करेगा, यहां पर इसको एनोड बोलेंगे हम, एनोड। और इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। अच्छा, पता है ये कैसे याद रखना तुम लोग, कैथोड और एनोड? जैसे कैथोड मतलब जो कैटायन को अट्रैक्ट करे। कैटायन को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो नेगेटिव चार्ज से जुड़ा होगा। जैसे ये देखो, नेगेटिव साइड, बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, एनोड एनायंस को अट्रैक्ट करता है। कैथोड कैटायन को अट्रैक्ट करता है और एनोड एनायन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब इम्प्योर कॉपर कौन हो गया? एनोड हो गया। और प्योर कॉपर क्या हो गया? कैथोड हो गया। और हमने यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, वो कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन है। क्यों हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है? क्योंकि हम कॉपर को प्यूरिफाई करना चाहते हैं। ठीक, बात समझे मेरी? तो यहां पर हमने दो रॉड लिया। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, दोनों रॉड को बैटरी से जोड़ेंगे, तो होगा क्या? वो सुनो ध्यान से, वो सुनना अच्छे से। एनोड पर तो क्या होगा ना, कि जो कॉपर है ना, ये इम्प्योर कॉपर, सुनना अच्छे से, इम्प्योर कॉपर है ना, इम्प्योर कॉपर, तो इसका ये इम्प्योर कॉपर कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज से अगर जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ना। मेरी बात समझिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब कॉपर, यहां पर जो इम्प्योर कॉपर है, वो कॉपर कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा। तो उसने एनोड पर तो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। समझे? अब यहां पर क्या हुआ? कॉपर +2 यहां पर आ गया, सोल्यूशन के अंदर भी कॉपर +2 है। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज से जुड़ा है, तो ये कॉपर +2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां से जो कॉपर +2 यहां पर आ रहा है, सोल्यूशन के अंदर आ रहा है, ये फिर कैथोड पर जाएगा कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, और ये जो कॉपर +2 है जब आया यहां पर, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे इसकी जो थिकनेस होगी ना, इम्प्योर कॉपर जो मोटी सी दिख रही है ना, ये धीरे धीरे पतली होती जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर +2 यहां जाएगा और फिर यहां जाने के बाद इस पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा प्योर कॉपर पर। तो ये प्योर कॉपर की थिकनेस बढ़ने लगेगी, इम्प्योर कॉपर की थिकनेस घटने लगेगी। तो ओवर द टाइम धीरे 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 इम्प्योर कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे क्या? चलो पहले ये लिखो, फिर उसको कॉपी करना। स्पीड टाइम के साथ बनता है। ठीक है, अगर तुम्हारा कंसर्न स्पीड को लेके है तो स्पीड टाइम के साथ बनता है। तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा, वो अपने आप बन जाएगा स्पीड, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, पढ़ते रहो, बस तुम्हारा काम है पढ़ना, बाकी ज्यादा सोचना काम नहीं है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। भविष्य को भविष्य में रहने दो। बस मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं, मैं जो जो बोलता हूं वो करते रहा करो। रिवीजन करने के लिए बहुत बोलता हूं मैं, रिवीजन करते रहा करो। अगर वो काम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कहीं से दिक्कत आएगी तुम्हें कभी भी। जो रास्ता मैंने चुना है तुम्हारे लिए, उस रास्ते पर चलना तो स्टार्ट करो। फटाफट लिख लो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। प्रोसेस मैंने समझाया कॉपर का एग्जाम्पल लेके।
ये कॉपी कर लो, उसके बाद ये वाला फिगर बना लेना कॉपर सल्फेट वाला। अब ये वाला डायग्राम बना लो अच्छे से। अच्छा, एक और चीज, जब ये प्यूरिफाई होता है तो नीचे इंप्यूरिटी यहां पर कलेक्ट हो जाती है, जो मैंने येलो कलर से दिखाई दी है। ठीक है, इसको एनोड मड बोलते हैं। यहां पर ये लिखा है एनोड मड, ये इंप्यूरिटी है। आगे आगे ये चीज और बोली गई है, तो लिख लो इसको इतना। ये फिगर बना लो अच्छे से। चलो अब आगे देखो ध्यान से। तो यहाँ पर वापस से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं इससे पहले भी, यहाँ पर एक तो बात ये है कि कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनोड पर किस तरीके से कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आके कॉपर +2 से कंबाइन होके वापस से कॉपर बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। एक तो एनोड मड इंप्यूरिटी होता है। ठीक है, जो एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ये इंप्यूरिटी नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है, विद टाइम के साथ थिन कॉपर रॉड, जो थिन कॉपर रॉड है, जो प्योर कॉपर रॉड है, दैट विल बिकम थिक, वो थिक हो जाएगी, एंड इम्प्योर कॉपर विल बिकम प्योर कॉपर। ये बात समझ में है? जो थिन प्योर कॉपर रॉड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा उसका साइज, और जो इम्प्योर है उसका साइज घटने लगेगा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि एनोड मड तो इंप्योरिटी होता है। अब उसके अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटी होती है, ये एनसीईआरटी में प्रॉपरली दिया गया है। तो यहां पर एग्जांपल्स हैं, एंटीमनी की इंप्योरिटी है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। ठीक है, तो जो इंप्योरिटी है उसके अंदर सोना चांदी भी है, देख लो। ठीक है, बात समझे? तो एनोड मड के अंदर कौन कौन सी इंप्योरिटी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम जिंक को भी रिफाइन करते हैं जैसे हमने कॉपर को किया है। तो एग्जांपल कौन कौन हो गया, कॉपर और जिंक। बात समझे? एग्जांपल जो एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है वो है कॉपर और जिंक। तो बस ये 2 पॉइंट फिर लिख लो। एक तो मुझे तुम लोग से इतनी बड़ी शिकायत है यार,
तुम देखते तो 9 10 11 हो, लेकिन वीडियो को लाइक सिर्फ 5 6 लोग करते हो, तो तुम्हें पसंद नहीं आता क्या? मतलब तुम्हें काम अच्छा या तो नहीं लगता, फिर भी ऐसे ही बस मन बहलाने के लिए देख रहे हो। ये बहुत गलत बात लगती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जिंक को भी इस तरीके से रिफाइन किया जा सकता है। ओके, सो नाउ फिफ्थ प्रोसेस दैट इज पोलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिर। ठीक है, पोलिंग प्रोसेस पढ़ लेते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं पोलिंग प्रोसेस को। तो देखिए, टिन और कॉपर में हम यूज करेंगे। प्यूरिफाई अगर करना चाहते हैं आप टिन और कॉपर को, तो आप पोलिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मेटल को फ्यूज कर दिया जाता है। जो क्रूड मेटल है, आपके पास इम्प्योर मेटल है, उसको आप मेल्ट कर दोगे, फ्यूज कर दोगे, है ना, उसको मेल्टेड मोल्टन स्टेट में ले आओगे और उसके अंदर फ्रेश कट वुड पोल डाल दोगे, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा डाल दोगे। ठीक है, लकड़ी क्या होती है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, अब उसमें क्या होगा, हेयर हाइड्रोकार्बन मीथेन। ठीक है, उसके अंदर से जब वो फ्यूज मेटल में हीट होगा वुड पोल, तो उसमें से मीथेन गैस लिबरेट होगी और वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा। जैसे मान लो टिन का ऑक्साइड है, इसको मेल्ट कर दिया हमने और CH4 से अगर ये रिड्यूस हो जाए तो ये डायरेक्टली टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी इसकी इंप्योरिटीज जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगी। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड Cu2O प्लस CH4 इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पोलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, मेटल को मोल्टन स्टेट में लेंगे, उसके अंदर फ्रेश कट वुड पोल डाल देंगे और वो एक हाइड्रोकार्बन होता है, जब वो हीट होगा तो उसकी वजह से मीथेन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, वहां से मीथेन गैस आएगी और वो मीथेन गैस रिड्यूस कर देगा किसको, टिन का ऑक्साइड और कॉपर के ऑक्साइड को। ठीक है, तो पोलिंग प्रोसेस बना लेंगे, अब लिख लें। ये बहुत जल्दी से लिखें इसे। चलो, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा और अब हम आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ प्रोसेस दैट इज वेपर फेस रिफाइनिंग। ठीक है, तो वेपर फेस रिफाइनिंग में आ रहा है, इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं वेपर फेस रिफाइनिंग के अंदर। पहला है मॉन्ड प्रोसेस और दूसरा है वैन आर्केल मेथड। ठीक है, तो दोनों एक एक करके पढ़ेंगे। सिक्स्थ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज वेपर फेस रिफाइनिंग। देखो स्टार्ट करते हैं मॉन्ड प्रोसेस को। ये किसके लिए यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वापस से मैं बोल रहा हूं कि रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि एग्जांपल्स क्या है। जैसे मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, तो निकल के लिए यूज किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे पेपर के अंदर। ठीक है, यूज फॉर निकल, बात समझे। तो मॉन्ड प्रोसेस हम यूज करेंगे निकल के लिए। तो निकल और इम्प्योरिटी, ये क्रूड निकल है।
क्रूड निकल का मतलब क्या है, जिसके अंदर निकल प्योर निकल है और इम्प्योरिटी है, उसको हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे। ठीक है, वापस से बता रहा हूं, जो क्रूड निकल का मेटल है आपके पास, वो 50 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में हीट हो जाएगा, तो वो एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा NiCO4। ठीक है, इस तरीके से ये बना दिया उसने, एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना दिया। अब वॉलेटाइल कंपाउंड है तो बाकी जो इंप्योरिटी होंगी ना, इंप्योरिटी तो अभी भी नॉन वॉलेटाइल पड़ी हुई है, वो तो नीचे ही पड़ी हुई है, ये वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल है, उड़ के आ जाएगा, तो इसको हम निकाल लेंगे और फिर से इसको 230 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगा और प्योर निकल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। बात समझे? तो दिस इज मॉन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, रिएक्शंस कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये निकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जल्दी से लिखो फिर आगे स्टार्ट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इन वेपर फेस रिफाइनिंग इज वेन आर्किल मेथड। तो वेन आर्किल मेथड में क्या है वो देख लेते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसके लिए यूज करते हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम के लिए यूज किया जा रहा है। वेन आर्किल मेथड टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम के लिए यूज कर रहे हैं। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इम्प्योरिटी इन जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी जिरकोनियम और टाइटेनियम से निकाल पाते हैं इस मेथड की सहायता से। इसमें क्या है देखो, क्रूड मेटल इज हीटेड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल। ठीक है, तो एक वैक्यूम बना दिया जाता है, उस वेसल के अंदर हम हीट करते हैं क्रूड मेटल को, किसके साथ, आयोडीन के साथ। ठीक है, तो जिरकोनियम को हमने आयोडीन के साथ हीट किया और इसने कंपाउंड बनाया जिरकोनियम आयोडाइड ZrI4। ठीक है, टू फॉर्म मेटल आयोडाइड, मेटल आयोडाइड बनाया, वॉलेटाइल। ठीक है, ये वॉलेटाइल है, कौन, जिरकोनियम आयोडाइड, ये वॉलेटाइल है बिकॉज इट इज मोर कोवेलेंट। आयोडीन है ना इसके अंदर, तो आयोडाइड के जो कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट होते हैं, तो आयोडाइड, मेटल आयोडाइड्स आर मोस्टली कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, ये आप चाहे तो याद भी रख सकते हो, मेटल आयोडाइड्स मोस्टली क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट होने से क्या होता है, उनकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, तो ये वॉलेटाइल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ZrI4 क्यों ज्यादा वॉलेटाइल है, बिकॉज इट इज मोर कोवेलेंट। तो ZrI4 ये वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल है तो अलग हो जाएगा, खुद ही इंप्योरिटी से अलग हो गया ना, इंप्योरिटी अलग है और ZrI4 अलग हो गया। अब बस हम यहां से आयोडीन बाहर निकालना है। हमने क्या किया, 1800 केल्विन पर इसको हीट कर दिया, तो जिरकोनियम अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गया। बात समझे? तो ये है हमारा वेन आर्किल मेथड। इवैक्यूएटेड का मतलब है वैक्यूम बना देना, एक ऐसा वेसल जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है, एयर के पार्टिकल्स नहीं, कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो वेन आर्किल मेथड में इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि एग्जाम्पल और दूसरी रिएक्शंस आप कह सकते हो।
ठीक है, तो जल्दी से लिख लेंगे इसे, सारी बातें यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछ लेना, है ना। मैं आज के लेक्चर को अब यहाँ पर एंड करता हूँ। तुम चाहे तो इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, मैं इसको एंड कर दे रहा हूँ। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.